नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूं। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, यूपी में और खासकर इस नए दौर में क्या पुलिस की गोली अक्सर किसी मुसलमान की छाती में ही जाकर उतरती है, किसी यादव को ही लगती है? और क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में जाति देखकर, सरनेम देखकर पुलिस गोली चलाती है, एनकाउंटर करती है, मुठभेड़ करती है? अब ये जो संगीन किस्म के जो आरोप हैं, जो तोहमतें मैं नहीं लगा रहा, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं और इस पर कांग्रेस मोहर लगा रही, हामी भर रही है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अभी हाल ही में 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के शहर सुल्तानपुर, अमेठी से एकदम सटे हुए सुल्तानपुर में एक ज्वेलर के यहाँ 14 लोगों ने डकैती डाली, डकैती के प्लान को एग्जीक्यूट किया, अंजाम दिया। अब इसमें ठाकुर भी थे, ज्यादातर ठाकुर थे, इसमें पंडित भी थे, इसमें एक यादव भी था। लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई करी तो जो ठाकुर थे, जो सिंह थे, जो आजकल किंग हैं, सिंह छोड़ दिए गए, पंडित छोड़ दिए गए। पुलिस की गोली सिर्फ और सिर्फ यादव की छाती में जाके उतर गई, यादव ही मारा गया, सिर्फ और सिर्फ यादव। अब दोस्तों, इस वारदात में जो सबसे चौंकाने वाली, जो सबसे सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है वो ये शख्स है, विपिन सिंह। कुछ लोग ठाकुर साहब कहते हैं, कुछ लोग विपिन सिंह कहते हैं। गैंग में विपिन सिंह इज द मास्टरमाइंड। इसी आदमी ने इस पूरी डकैती, इसकी साजिश रची, इसको अंजाम दिया, माल लूटा। लेकिन विपिन सिंह पर गोली नहीं चली, विपिन सिंह पर गोली नहीं चली, बल्कि विपिन सिंह को बहुत सुरक्षित और महफूज रखा गया और इसको घटना के एक दिन बाद सरेंडर कराया गया। सरेंडर कराने के बाद इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। पुलिस ने ऐसे ट्रीट किया जैसे विपिन सिंह ना हो कोई विधायक हो। अब विपक्ष का आरोप है, खासकर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि साहब ये जो विपिन सिंह है, इसके जो तार हैं ऊपर तक जुड़े हैं इसके तार। इसीलिए विपिन सिंह पर गोली नहीं चली। गोली चली तो मंगेश यादव पे चली। विपिन सिंह, त्रिभुवन सिंह, सचिन सिंह, फलाने सिंह, ढिमाके सिंह, ये जो जितने सिंह थे, इनकी छाती पर गोली नहीं चली। छाती पर अगर गोली उतरी तो मंगेश यादव पर। और यहीं पर अखिलेश यादव का कहना है कि कहीं ना कहीं जाति देखकर यूपी पुलिस गोली चला रही है। अब दोस्तों, मंगेश यादव का एनकाउंटर कैसे हुआ, मुठभेड़ में उसे कैसे मारा गया, वो कौन सी परिस्थितियां थीं, और वैसे भी पुलिस एनकाउंटर कैसे करती है, इसकी परतें मैं आज खोलने जा रहा हूं। और एक बहुत ही सीनियर लीजेंडरी पुलिस ऑफिसर आज आपके सामने कैमरे पर बहुत से राज उगलने जा रहे हैं इस घटना को लेकर। लेकिन एक चीज यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मंगेश यादव के यहां जब दबिश पड़ी पुलिस की, उस वक्त उसकी मां थी और उसकी एक बहन थी जो स्कूल में पढ़ती थी। और उनका कहना है, उनकी मां का और बहन का, कि पुलिस जब मंगेश को उठाकर ले गई तो सिर्फ इतना ही कहा कि पूछताछ करने ले जा रहे हैं। 2 बजे रात को आई थी पुलिस, जबरदस्ती हमारे भाई को लेकर गई। तो कहा था हम सबको मार दे, 2 जनी है। हाँ, बच्ची बा, हम 2 जनी है, मार दे हम सबके। अब एक और चौंकाने वाला तथ्य इस पूरे घटनाक्रम में, और वो तथ्य ये है कि जब मंगेश यादव को पकड़ लिया, दबोच लिया पुलिस ने, कितना माल बरामद हुआ ये तो पुलिस ही बताएगी। लेकिन जो ज्वेलर है उनका कहना है कि मेरा माल बरामद नहीं हुआ, जो मेरे यहाँ से लूट हुई थी, डकैती हुई थी, वो सोना, वो जेवर मुझे नहीं मिली, ये कहना है। बहरहाल जहाँ चली, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक और चौंकाने वाली बात पर आ रहा हूँ कि मंगेश यादव को जब दबोच लिया, उसके बाद पुलिस में कुछ फाइलें खुली, और ये फाइलें थी इनाम की फाइलें, ये फाइलें थी मेडल पहनाने की फाइलें, ये फाइलें थी कि एनकाउंटर के बाद मेडल कैसे दिया जाएगा। और आज तक के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मिलिंद खांडेकर साहब, उन्होंने ट्वीट पर जिक्र किया, मैं पढ़ रहा हूं इनाम को लेकर, कि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस ने क्या क्या किया। 2 सितंबर यानी जब मंगेश यादव को घर से उठा लिया, 2 सितंबर को, उसके बाद 2 सितंबर को पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम का ऐलान कर दिया है।
और फिर 4 सितंबर को 2 दिन बाद इस इनाम को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया और 6 सितंबर को मंगेश यादव को मौत के घाट उतार दिया गया। यानी पहले पकड़ा, फाइल खुली, इनाम रखा, इनाम बढ़ाया और फिर मौत के घाट उतार दिया। और आप सोच लीजिए कि अब इस एनकाउंटर का इनाम किसको मिलेगा, किसके छाती पर मेडल सजेंगे, और मेडल भी किस लिए, किस तरह के एनकाउंटर के लिए। अब दोस्तों, इस पूरी वारदात की हर परत आज मैं खोलने की कोशिश करूंगा। और मैंने कहा कि जो एक्सपर्ट हैं आज गजब के, कई राज खोलने जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल है, और सवाल यह है कि अगर कोई अपराध, कोई भी क्राइम अगर 13-14 लोग मिलकर उसको अंजाम देते हैं, 13-14 क्रिमिनल्स, तो उन 13-14 में से सिर्फ एक ही की छाती पर गोली क्यों चलती है, एक ही की छाती पर गोली क्यों उतरती है पुलिस की, बाकी पर क्यों नहीं? और क्या एक खास जाति को यहां पर टारगेट किया गया है? ऐसा है क्या? और अगर ऐसा है तो क्या यूपी पुलिस अगर इस पूरे एनकाउंटर की जांच करती है, या यूपी की कोई भी एजेंसी, यूपी गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी जांच करती है, तो क्या दूध का दूध पानी का पानी कर पाएगी? क्या ये जो जांच है इस पूरे एनकाउंटर की, इसको सीबीआई को देना चाहिए, और सीबीआई की जांच को सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? और क्या यह फैसला, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच का फैसला सेंट्रल एजेंसी द्वारा, क्या यह फैसला योगी आदित्यनाथ जी लेंगे, या फिर अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है? अब कुछ भी कहिए, इस घटना में मंगेश यादव के एनकाउंटर ने, जिसको विपक्ष कह रहा है फेक एनकाउंटर है, इसने एक तूफान खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश की सियासत में। और आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर के बाद ऐसा लगता है जैसे बदलने जा रही है, जिस तरह का तूफान है इस वक्त। और इसलिए इसकी तह में जाने के लिए, इसको समझने के लिए आज 2 खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर 1975 बैच वीएन राय साहब। वीएन राय जो सुल्तानपुर, जहां पर ये डकैती पड़ी, उसके 3 साल कप्तान रहे, सुल्तानपुर के आईजी जोन रहे, जो उत्तर प्रदेश के डीजी रहे, जो जुर्म को समझते हैं, मुजरिम को भी समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस दौर में, मोदी जी के दौर में, ऐसे आप कह सकते हैं आईपीएस ऑफिसर हैं जो सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो आज वीएन राय साहब होंगे और इनको जरूर सुनिएगा। 35 साल जिस आदमी ने आईपीएस की वर्दी पहनी, जो यूपी का ही है, सुल्तानपुर का कप्तान रहा, आईजी रहा, और सुल्तानपुर की घटना है, वीएन राय साहब को जरूर सुनिएगा। और साथ में अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे। टाइगर भी आज बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे चलता हूं अशोक वानखेड़े टाइगर के पास, और सीनियर आईपीएस ऑफिसर वीएन राय, जो सुल्तानपुर के एसपी रहे, लखनऊ के आईजी जोन रहे, जिनके अंडर में सुल्तानपुर था, और जो डीजी रहे, जो सच बोलते हैं। इन दोनों के पास चलता हूं, बिल्कुल और समय नहीं लूंगा। राय साहब, आप 75 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे, बड़े सीनियर, बहुत नामी गिरामी ऑफिसर आप रहे। सुल्तानपुर, जहां का ये मामला है, वहां के आप 3 साल कप्तान रहे, आप आईजी भी रहे सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर को समझते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत को भी समझते हैं, पुलिसिंग को भी समझते हैं। एक सवाल जो अमूमन आखिर में पूछा जाता है जब आप खुल जाते हैं, लेकिन मैं शुरू में ही आपसे पूछ रहा हूं, और हो सकता है ये सवाल तल्ख हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि आप भी वर्दी वाले ऑफिसर हैं। क्या एनकाउंटर फर्जी होते हैं? गोली मार दी जाती है पकड़कर, क्या एनकाउंटर फर्जी होते हैं? यस या नो? होते हैं, ज्यादातर होते हैं। मैं तो आपसे कहूंगा ज्यादातर होते हैं। और इसमें होते देखिए, हैं। आप सिर्फ सर, बड़ी बात, पहला आईपीएस ऑफिसर जो कैमरे पे बोल रहा है। राय साहब होते हैं भाई, जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ना सर, सिर्फ होते हैं बल्कि ज्यादातर होते हैं। लेकिन मुझे भी 25-30 बरस हो गए राय साहब, मुझे भी 25-30 बरस हो गए। इस तरह से किसी आईपीएस ऑफिसर जो डीजी रहा हो यूपी का, सुल्तानपुर का एसपी, आईजी कह रहा है कि साहब एनकाउंटर फेक होते हैं, गोली मार दी जाती है। जी, लेकिन आप वाक्य पूरा करने दीजिए। इसके लिए आप पुलिस को सिर्फ दोषी नहीं ठहरा सकते। देखिए, मैंने 6-7 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, और मैंने देखा कि सब उसमें शॉर्टकट की संस्कृति में विश्वास करते थे। सब चाहते थे कि पुलिस अपराधी को पकड़े, उसका हाथ पैर तोड़ दे, पुलिस फर्जी मुठभेड़ों में मार दे, पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे ताकि दिखाया जा सके कि अपराध कम हुए हैं।
तो ये लगभग सारे मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो ये जिस एनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं, मेरे पास पूरे तथ्य नहीं है, पूरे तथ्य हो तो मैं आपको तथ्य बताता हूं। जो एसटीएफ है उसी की रिलीज में आपको बता रहा हूं, और एसटीएफ की जो रिलीज है उसमें कहा गया है कि इस पूरे स्क्वाड को शाही साहब, डीके शाही साहब लीड कर रहे थे, डिप्टी एसपी। और जिस वक्त मंगेश यादव मोटरसाइकिल से आ रहा था, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन पीछे जो मंगेश यादव के बैठा था उसने फायर कर दिया। उसके बाद गाड़ी डिसबैलेंस हुई, आगे जाके किसी खेत में घुस गई। अल्टीमेटली 4 लोग थे, 4 पुलिस वाले थे, मैं नाम ले रहा हूं, इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर महावीर सिंह, कांस्टेबल ब्रजेश सिंह, कांस्टेबल अमर सिंह। सरनेम पे आप जोर दीजिएगा। और सामने मंगेश यादव था जो स्लिप कर गया था। और इनका कहना है कि साहब हमने कहा सरेंडर कर दो, उसके बाद उसने फायर कर दिया तो हमें भी फायर करना पड़ा, उसकी गोली लग गई और बाद में अस्पताल ले गए तो मौत हो गई। ये जो आपने देखा कि सिंह 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 और सामने एक यादव, क्या आपको लगता है कि ये जो जाति के मसले हैं, ये जो फीलिंग्स हैं इस तरह की, ये पुलिस में भी है, सरकार में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है? और अखिलेश यादव जी, ये भारतीय समाज में जाति एक ऐसा सच है जिसे आप झुठला नहीं सकते। बहुत गहरे बैठी हुई चीजें हैं जो जाति से जुड़ी हुई हैं। पुलिस में भी है, जिस तरह दूसरी संस्थाओं में, अभी आपने सरकार का भी नाम लिया, चुनाव इसी बात पे हो रहे हैं, तो पुलिस में भी है। मैं इस पर्टिकुलर मामले पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा क्योंकि इसके तथ्य मेरे पास नहीं है। आपने मैंने तो आपको बताया एसटीएफ का, मैंने बताया कि ये एसटीएफ की प्रेस रिलीज है। राघवेंद्र सिंह, महावीर सिंह, ब्रजेश सिंह, अमर सिंह, 2 कांस्टेबल, 2 इंस्पेक्टर। जितने नाम आपने दिए हैं ये सभी ठाकुर हैं। आप ये सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे लगता है मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ राय साहब, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये सही नहीं होगा क्योंकि सिंह सरनेम उत्तर प्रदेश के कई जातियों में लगाया जाता है। तो जब तक पूरे तथ्य ना हो तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि जाति तो शुरू से ही एक सच्चाई रही है। सिर्फ अगर आप मुझे मौका दे तो मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। अगर संक्षेप में दे दे। हाँ, चंबल हमारे यहाँ बड़ा मशहूर इलाका रहा है जहाँ डकैत होते थे। आप पाएंगे कि जो अग्रणी जातियों के डकैत थे, जिसमें मान सिंह, माधो सिंह या लुक्का पंडित, रूपा पंडित, इन सारों का आप जरा ग्राफ देखें कैरियर का, ये 20-20, 25-25, 30-30 साल तक डकैती डालते रहे, ये मारे नहीं गए, बहुत सारे इसमें सरेंडर कर गए। लेकिन जब आप वहीं केवट, लोधी, चमार या मुसलमान भी मुस्तकीम वगैरह उस इलाके के डकैत रहे हैं उसी इलाके में, तो ये इनका जो ग्राफ है वो 3-4 साल से ज्यादा नहीं चल पाता। प्रेजुडिस तो रही है, इसमें तो कोई प्रेजुडाइज है। आपने बड़ी बात कही, आपने कहा कि जो डाकू ठाकुर थे, मान सिंह, पान सिंह, धान सिंह या रूपा पंडित, जो इस कास्ट के थे, उनका जो है 20 साल 25 साल तक वो क्राइम करते रहे, किसी ने टच नहीं किया। लेकिन जो बैकवर्ड जाति के डाकू थे, जो आप लोध वोध के नाम गिना रहे हैं, उनको 3 साल में, 4 साल में मार दिया। और हो सकता है फूलन देवी अगर सरेंडर ना करती तो वो भी एनकाउंटर में मारी जाती।